नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो क्या कहिएगा साहब, बांग्लादेश की संसद में शुवेंदु अधिकारी के चर्चे हो रहे हैं। वहां के एक सांसद ने कहा है कि शुवेंदु अधिकारी पर, शुवेंदु बाबू पर रोक लगाइए। किस बात की रोक लगाना चाहता है बांग्लादेश का वो सांसद? उसका कहना है कि बहुत बड़े पैमाने पर वहां से बांग्लादेशियों को पुश किया जा रहा है वापस। तो इसमें क्या गलत है? अगर वो आपके नागरिक हैं और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को तहस नहस किए दे रहे थे, तो सवाल ये है कि उनको पुशबैक क्यों ना किया जाए। लेकिन वो जो बयान दिए जा रहे हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसको लेकर के उनके पेट में दर्द है साहब। तो एक तो इस विषय पे जरा चर्चा करेंगे। दूसरे, एक 1970-72 का कानून है जिसमें कुछ संशोधन करने के लिए शुवेंदु अधिकारी उसे अब पेश करने जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये कानून बुलडोजर का भी बाप है। इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर आपने कोई कानून विरुद्ध काम कर दिया, धरने प्रदर्शन इस तरह के काम करते हुए, एक तो बिना परमिशन के आप धरने प्रदर्शन और ये सड़क जाम नहीं कर सकते। दूसरे, आपने अगर संपत्ति नष्ट कर दी किसी भी तरह की, वो सार्वजनिक हो, सरकारी हो या निजी संपत्ति हो, तो आप बहुत लंबे नपेंगे और आपकी प्रॉपर्टी से ही उसको, आपसे ही उसकी भरपाई की जाएगी, वसूली की जाएगी। तीसरे, सोमवार को यूसीसी बिल पेश होने की पूरी पूरी संभावना बन गई है और उत्तराखंड, असम और एक और स्टेट गुजरात के बाद ये चौथा स्टेट होगा देश का जहां पर यूसीसी लागू होगा। अब उन 3 राज्यों में यूसीसी लागू हो गया, ये इतनी बड़ी खबर नहीं थी साहब। जितनी बड़ी खबर ये है कि ये पश्चिम बंगाल में लागू होने जा रहा है। तो ये 3 विषय हैं और कुछ और भी विषय हैं, उन पर जरा चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार और आपके सुपरिचित पंकज विश्वास। तो पंकज जी को साथ जोड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। तो बांग्लादेश की संसद में भी शुवेंदु बाबू पर अब रोक लगाए जाने की मांग वहां के एक पार्लियामेंटेरियन ने की है साहब। बड़े दुखी हैं, बहुत ज्यादा दर्द दे दिया क्या बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्याज को। और उन्होंने 2 दिन पहले शायद सदन में खड़े होकर बताया था कि, और ये ऑफिशियल फिगर है, सरकारी फिगर है, कि 10,000 को तो हम भेज चुके, 1800 होल्डिंग सेंटर्स में अभी हैं, लेकिन अनऑफिशियली तो बहुत सारे लोग भेज दिए गए होंगे, इसलिए अब पेट में दर्द उठना शुरू हो गया है उनके। सर बात तो एकदम सही है। मैंने भी वो वीडियो देखा है जहां बीएनपी के सांसद शुभेंदु अधिकारी जी पे झल्लाते हुए दिख रहे हैं, या दोनों देशों में शुभेंदु अधिकारी जी जो है एक दरार बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये अपना बयान है। हालांकि ये तो एकदम सरासर गलत है। लेकिन बांग्लादेश का जो समस्या है, और सबसे पहले मैं आंकड़ों पे आऊं सर, शुभेंदु अधिकारी जी जो बता रहे हैं 10,000 नंबर और 1,000 प्लस जो होल्डिंग सेंटर में है, टोटल 11,000 के आसपास। सर ये आंकड़ा जो है ये सिर्फ परिवर्तन के बाद, मतलब शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार या बीजेपी के जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद का आंकड़ा है। लेकिन जिस समय चुनाव जब यहाँ पे चुनाव से तो उसको जोड़ लें तो वो लाखों में फिर नंबर आ जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले जब इलेक्टोरल रोल में जब रिफॉर्म हो रहा था तो उस समय भी लाखों लोग गए थे। लेकिन उस समय ममता बनर्जी की सरकार थी, जिसके वजह से अभी जो 10,000 बताया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो है कि लाखों में अगर लोग आते हैं
उनको खाने देने का लाले पड़ जाएंगे, उनको रखेंगे कहाँ, रिहेबिलिट करेंगे कहाँ? बांग्लादेश में जो खाना है वो तो भारत से ही जाता है, चावल जाता है, प्याज, दाल, सब कुछ, मिर्च तक वो यहीं से जाता है। बांग्लादेश में चीनी की भी फैक्ट्री नहीं है। तो बांग्लादेश की ये जो समस्या है, इसको वो लोग चाह रहे हैं कि इस पे रोकथाम लगे, और इसी के वजह से वो इतना चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पे वो लोग अगर इतने संख्या में लोग वहां तादाद में चले जाएंगे, फिर उनको खाने कौन देगा? जो लोग थे वो उनको काम कौन देगा? ज्यादातर जो लोग बांग्लादेश से यहाँ आते थे, वो यहाँ काम धंधे की तलाश में आते थे। तो ये लोग अब जब यहाँ से चले जाएंगे, पूरा बांग्लादेश का सर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो रेमिटेंस पे चलता है। आप बांग्लादेश के न्यूज़पेपर या उनके आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे तो वो हमेशा रेमिटेंस की चर्चा करते हैं कि इस साल साहब हमारे यहाँ रेमिटेंस इतना आ गया। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी चरमरा जा रही है। अगर इतने सारे लोग अगर वापस भेज दिए जाएंगे तो फिर उनको काम कौन देगा? बांग्लादेश में तो काम है नहीं, जिसके वजह से वो लोग यहाँ आते थे, अलग अलग देशों में वो जाते हैं। जो अच्छे कामगार लोग हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में चले जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाते हैं। और जो मजदूर टाइप लोग हैं वो फिर इस भारत, मलेशिया, दुबई, इस ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जहां काम धंधा है, इन छोटे मोटे काम का भी जहां जरूरत है। तो ये जो छोटे मोटे जो काम का ये जो एक बड़ा मार्केट भारत था उन लोगों के लिए, यहाँ वो ज्यादातर इलीगली रूप से आते थे, क्योंकि भारत में अपने ही कामगार लोगों की कमी नहीं है, तो हम फिर बांग्लादेश से फिर क्यों ऑक्यूपाई करेंगे? तो वर्क वीसा या वर्क परमिट जो है वो बांग्लादेशियों के लिए भारत में उतना इजी अवेलेबल था नहीं, जिसके वजह से वो डुप्लीसिटी करके आते थे। मेन समस्या उनको खाना पीना देना, उनको काम देना, इसके लिए वो तिलमिला रहे हैं। मेन समस्या बांग्लादेश के पेट पे लात पड़ गई है। इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए बांग्लादेश के जो बीएनपी के सांसद है वो शुभेंदु अधिकारी पे चिल्ला रहे हैं। और सरकार भी अभी उनको जेल में रख के खिलाने पिलाने के मूड में है नहीं। शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था, भागो भागो जल्दी भागो, उनको यहाँ जमाई ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में अगर आप जाएंगे तो फिर वो लंबा फंसेगा मामला। क्योंकि सारे लोगों के पास आधार कार्ड था, मैक्सिमम लोगों के पास भारतीय होने के जितने प्रमाण होते हैं, भारतीयों से ज्यादा उनके पास प्रमाण थे। वो खेल कूद का भी सर्टिफिकेट अरेंज करवा लेते थे। 50 साल पहले हमने उस खेल में भाग लिया था, उसमें ये मिला था, हमने वहां इसमें भाग लिया था। वो इतना एक एक बांग्लादेशी के साथ सर वो किलो किलो डॉक्यूमेंट मिलता है। हम लोगों के पास 10 12 15 डॉक्यूमेंट होगा, एक पढ़ाई लिखाई का और बाद बाकी जितना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड। उनके पास खेल कूद का भी डॉक्यूमेंट होता है, उनके पास फलाना जगह हमने वहां गए थे, हमने उसको चिट्ठी लिखी थी, हमारे ऊपर केस हुआ था, ये वो एक मतलब उनके पास दर्जनों एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रहते। तो उनको फिर कोर्ट में प्रमाण करना कि एक्चुअल दे आर बांग्लादेशी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकोसिस्टम उनके साथ खड़ा हो जाता है। वामपंथी जितने एडवोकेट्स हैं, विकास रंजन भट्टाचार्य जैसे, ये लोग उनकी पैरवी करने लगेंगे। तो इसलिए ये सिस्टम अपनाया जा रहा है जिसमें समस्या कम है, और इसीलिए बांग्लादेश तिल मिलाया हुआ है। दूसरे पंकज जी, 1972 में मेरे विचार से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तब सिद्धार्थ शंकर रे जो है मुख्यमंत्री रहे होंगे, कांग्रेस का शासन रहा होगा। तब एक कानून लाया गया था, द वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1972। और इसका जो मकसद था वो ये था कि जो राजनीतिक अस्थिरता है, हिंसक आंदोलन है, और जो कानून व्यवस्था की भारी समस्याएं थी, उनको नियमित करने और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए और अवैध हथियारों पर लगाम लगाने के लिए विशेष शक्तियां अर्जित की थी राज्य सरकार ने। और अब जो है उसमें संशोधन के लिए जो शुभेंदु अधिकारी सरकार है, वो पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026 को पेश करने जा रही है। इसको बुलडोजर का बाप बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर आपने तोड़फोड़ कर दी तो आपकी 7 पीढ़ियों तक भी वसूली का जिम्मा आपके ऊपर डाला जाएगा। ये इतना सख्त कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी है शुभेंदु बाबू को?
सर अगर 70s की बात करें तो वो दौर कुछ और था। उस समय बंगाल में जो है नक्सलवाद और कम्युनिज्म आंदोलन चरम पे था उस समय। वो एक सरकार बनने से पहले एक रूपरेखा तो उस समय बन रही थी कि अब कांग्रेस को जाना है और वामपंथियों को आना है। उस समय वामपंथियों के पक्ष में भी सपोर्ट था, क्योंकि भारत में जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के समय से जो चला आ रहा था उसका एक दुष्प्रभाव तो मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद भी रह ही गया था। तो उस समय वामपंथियों ने सरकार के खिलाफ जिस तरीके से आंदोलन किया, नक्सलियों ने भी किया था और सीपीआई सीपी जैसी पार्टियों ने भी उस समय किया था, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी सम्मिलित रूप से किया था। तो वो एक ऐसा दौर था जब लोगों पे पर्सनली पॉलिटिकल पर्सन्स पे नकेल कसना जरूरी था और इस जैसे अराजक तत्व जैसे नक्सली जैसे थे उन पे नकेल कसना जरूरी था। लेकिन सर अब दौर अलग है। अब दुनिया बहुत स्मार्ट बन चुका है, स्मार्ट तरीके से लोग काम करते हैं। तो अभी जो है इन पे नकेल कसने के लिए खासकर पे इनमें उन लोगों पे नकेल कसना जरूरी है जो लोग संगठित अपराध कर रहे हैं। कौन लोग संगठित अपराध कर रहे हैं? बंगाल में आप देख लीजिए या कहीं भी भारत में देख लीजिए, अगर जेल में जो लोग बंद हैं उनकी आबादी अगर जांच कराई जाए तो देखिएगा 70% लोग एक ही आबादी के। और वो भीड़ तंत्र पश्चिम बंगाल में इतने दिनों से वो कायम करके रखे थे। सरकार बनने के बाद भी आपने देखा मस्जिदों के लिए मस्जिद यहाँ तो बंगाल में ढेर मतलब लाखों मस्जिदें हैं। कोलकाता में बड़ी बड़ी बहुत सारी मस्जिदें एकदम प्रोमिनेंट जगह पे है, कहीं मस्जिदों का कमी नहीं है। लेकिन उनको जो है सड़क पे ही इस गर्मी में घर में हम लोग रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन सड़क पे ही 40 डिग्री धूप में ही उनको नमाज पढ़ना है। ये कहीं ना कहीं रिलीजियस से ज्यादा एक पावर दिखाने का मैटर। तो सरकार अगर उनको कंट्रोल करना चाहती है तो सरकार को भी कहीं ना कहीं मसल फ्लेक्स करना ही होगा, उनके मन में डर बैठाना ही होगा। आज शुभेंदु अधिकारी है, कल नहीं भी रह सकते हैं, दूसरा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन कानून में वो प्रावधान होना चाहिए कि जनता में ऐसा कानून है तो इस कानून का डर होना चाहिए। कानून और कानून का इम्प्लीमेंट दोनों जरूरी है अगर यहाँ भीड़ तंत्र को अगर कंट्रोल में लाना है। क्योंकि कोई मुख्यमंत्री अगर बदल गया, मान लीजिए आज शुभेंदु अधिकारी नहीं रहे, वो केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन ये कानून तो रह जाएगा। ये कानून वो पावर देगा आने वाले पीढ़ी को भी कि उनको कंट्रोल किया जा सके। अगर बुलडोजर एक्शन करते हैं, मान लीजिए बुलडोजर एक्शन नहीं भी हुआ, उसका जमीन का कुर्की जब्ती हो गया और वहीं से वसूली करके जो लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको अगर ये दे दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार अपने कंधों पे क्यों लेगी मुआवजे का मुआवजा? क्योंकि गुंडागर्दी करेगा कोई और पैसा भरेगा सरकार, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये जो प्रावधान है, जो लोग गुंडागर्दी करेंगे उन्हीं से वसूल के फिर जो क्षतिग्रस्त लोग हैं उनको पैसा दिया गया, ये तो एक रहेगा ही। इसके अलावा संपत्ति क्रोक करना, यह संपत्ति को बुलडोज करने का भी अभी जो लीगल अथॉरिटी सरकार के पास है नहीं, या वो कानून की पेच में फंस जाता है, बार बार कोर्ट में वो फिर उसको चैलेंज कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा फ्रेमवर्क रहे, कानूनी फ्रेमवर्क, तो फिर कोर्ट पे वो चैलेंज नहीं होगा क्योंकि वो कानून के तौर पे ही माना जाएगा। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जी जल्दी जल्दी ये कानून लाना चाहते हैं ताकि भीड़ पे नियंत्रण लाया जाए। आज तृणमूल कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बट गई है, लेकिन हमेशा तो ये पावर वैक्यूम रहेगा नहीं। ये डेमोक्रेसी का रूल है, कोई ना कोई नया पावर आएगा ही। तो अगर वो पावर इन लोगों को अगर हवा दे, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने आज 70-80 साल से ये सहा है एकदम। जब भारत स्वाधीन हो रहा था, आजादी से पहले हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार हुआ था वो आज भी जारी है। बालदा मुर्शिदाबाद में हिंदू घट गए हैं, बशीरहाट में हिंदू घट गया है, और हर जगह डरा के धमका के बार बार दंगा करके इलाके को खाली किया जाता है। बॉबी हकीम के इलाके कोलकाता पोर्ट का जो इलाका था, एक समय बंगाली ब्राह्मण और बिहारी जो कामगार लोग थे उन लोगों की बस्ती थी। आज वहां बंगाली तो है ही नहीं, बिहारी भी घट गया है। पूरा पूरी वो इस्लामिक जोन बन गया है, जिसको गर्व से कुछ लोग मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। तो ये पूरा जो एक सिस्टमेटिक वे पे क्लींजिंग ऑपरेशन जो हुआ है उसको भी अगर रोकना है या भीड़ तंत्र को रोकना है तो ये जो कानून आ रहा है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज बंगाल को। बहुत महत्वपूर्ण कानून ये साबित होने जा रहा है, क्योंकि मैं इसके कुछ प्रावधान पढ़ रहा था। देखिए, मैं दर्शकों को भी संक्षेप में बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी बिना मुकदमे के हिरासत में रखना,
एक्सटर्मिनेट यानी जिले से निष्कासित, जिसको जिला बदर बोलते हैं, जैसी शक्तियां पुलिस को असीमित अधिकार देंगी। और ये बिल दंगाइयों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस रखता है। किसी को पनाह देना भी अब 2 साल की सीधी जेल को निमंत्रण होगा। और पंकज जी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये विपक्ष में, पूरे विपक्षी गलियारे में सन्नाटा क्यों पसर गया है इस बिल के आने पर, बिल को लाए जाने पर? इसकी भनक मात्र मिलने से ही सन्नाटा है, एक दहशत है। सर इसीलिए है कि अगर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक आंदोलन को देखिए तो ये बराबर हिंसात्मक ही था। जब कांग्रेस जा रही थी, वामपंथी आ रहे थे, उस समय दोनों गुटों ने आपस में वहां मुठभेड़ होता था। मेरे अपने घर से मेरे बड़े बाबा यानी बड़े पिताजी मेरे, वो खुद उस आंदोलन में मारे गए थे, नक्सलियों का वो शिकार होते। वो कोई राजनीति भी नहीं करते थे। यहाँ लाखों लोग उस समय मारे गए हैं जो किसी राजनीति से भी नहीं जुड़े थे। कांग्रेस कहती थी हमारी पार्टी में भिड़ जाओ तो हम तुमको संरक्षण देंगे, नहीं तो हम तुमको वामपंथी मान लेंगे। तो ये सारा उस समय चलता था। सीपीएम जब जा रही थी, जब टीएमसी आ रही थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एकदम विधानसभा, भरी विधानसभा में कहा था आमरा ओरा, या आप उस साइड हैं या हमारे साइड में, बीच में कोई नहीं होता, आप न्यूट्रल बंगाल में नहीं रह सकते हैं। ममता बनर्जी ने भी वही किया। जो उनके साथ था वो अच्छे लोग थे, भले लोग थे। जो उनके साथ नहीं थे, ममता बनर्जी या तो पहले उनको नक्सलवादी बोलती थी, माओवादी, उनको माओवादी करार देती थी, और बाद में उनको बीजेपी करार दे देती थी। तो बंगाल में हमेशा आंदोलन जो है हिंसात्मक ही था। तो हमेशा विपक्षी पार्टी जो है इसका सहारा लेती थी। सिर्फ हमने बीजेपी को देखा कि बीजेपी सिर्फ मार खाती थी, कभी पलटवार करती नहीं थी। जब बीजेपी अपोजिशन में भी थी, उस समय भी हम लोग बोलते थे बीजेपी क्यों इस तरीके से चूड़ी पहन के बैठा है। हालांकि वो बीजेपी का फॉर्मूला था, अलग बात है। लेकिन आज अपोजिशन में तो टीएमसी है। आज टीएमसी की हालत खराब है। आने वाले दिनों में उसका हालत अच्छा होगा या नहीं, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? या नई पार्टी वो भी कोई इस तरीके का रुख ले, इसका गारंटी कौन दे सकता है? या मान लीजिए जिस तरीके से ममता बनर्जी के राज में यहाँ बंगाल में अलग अलग जिलों में जो रेडिकलाइजेशन हुआ था, जो उसके वजह से हम लोगों ने बहुत यहाँ पे दंगा सहा है। तो आज ये जो कानून इतना अगर स्ट्रांग बन रहा है तो विपक्ष को तो डर लगेगा ही, क्योंकि विपक्ष फिर सोचेगा तो फिर हम कैसे आंदोलन करेंगे। आंदोलन का मतलब यहाँ सिर्फ रैली करना नहीं होता था पश्चिम बंगाल में। आंदोलन का मतलब यहाँ बस फूक देना। सर आपको पता ही होगा, 10 पैसा यहाँ ट्राम जो यहाँ पे चलता था कोलकाता में, 10 पैसा बढ़ा दिया गया था तो ट्राम फूक दिया गया था। 2 रुपए अगर रेल का जो भाड़ा जो है उसको बढ़ा दिया जाता था तो सीपीएम के टाइम में रेल जला दिया जाता था, बस जला दिया। यहाँ इसी तरीके का आंदोलन होता था। तो जितनी भी पार्टीज है, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी को तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 10-15 साल ही हुआ है वो पावर में है या अपोजिशन के तौर पे उभर के आया है। तो बाद बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, वामपंथी हो गई, टीएमसी हो गई, इनको वो हिंसा ही, इनको विपक्ष मतलब हिंसा का ही सहारा दिखता है। तो ये हिंसा का सहारा अगर छिन जाएगा तो विपक्ष के लिए तो मतलब राजनीति यहाँ पश्चिम बंगाल में बहुत कम बच जाएगा उनके माइंडसेट के हिसाब से। इसीलिए उनको डर लग रहा है। तो फिर रैली करके बीजेपी को कैसे हटाएंगे? सिर्फ विधानसभा में चिल्लाने से थोड़ा ही होगा। थोड़ा तोड़फोड़ करना पड़ेगा, थोड़ा दंगा करना पड़ेगा, थोड़ा पार्टी के लोगों को मारना पीटना पड़ेगा, ये सब तो फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए वो डर रहे हैं। और सबसे बड़ा वो जो प्रिवेंशन वाला जो मामला है, बिना मुकदमे के हिरासत में ले सकते हैं। अभी तो आप बंगाल में किसी को भी गिरफ्तार करेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेशी करना ही पड़ेगा। लेकिन ये कानून एक्चुअली सच में बड़ा खतरनाक है और इसका मिसयूज ना हो, मैं ये भी बोलूंगा कि मिसयूज ना हो, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। पंकज जी, सबसे पहले उत्तराखंड में, फिर असम और गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है। बंगाल चौथा राज्य होगा जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया जा रहा है, अब कानून के तौर जी पर प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। ये जी जी। कितना बड़ा स्टेप आप मानते हैं? क्योंकि बंगाल में ऐसे ऐसे काम शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, हम्म। लोग बाहर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इतने कम समय में इतने बड़े बड़े स्टेप। सर इसी को कहते हैं मौके पे चौका। अभी मौका है, अच्छा समय है। अभी जितना काम जितना स्मूथली होगा वो अच्छा रहेगा।
ये तो नियम है कि धीरे-धीरे सरकार का जितना समय बीतेगा, ये तो सच है कि सरकार 100% जनता जनता का जो डिमांड है कभी खत्म नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। तो अभी जो है हनीमून पीरियड है, अच्छा समय है। अभी जो जितना भी इम्पोर्टेंट काम है या कानून बनाने का हो या जिस सरकारी जितने भी इम्पोर्टेंट काम है, उनको जितना जल्दी कर लेंगे, उतना अच्छा रहेगा। बाद में तो फिर अपोज़िशन होगा, अभी तो जनता का 100% सपोर्ट है। जब जनता जितना चाहती है अगर उतना नहीं हो, क्योंकि हो नहीं पाएगा। जनता तो चाहेगी हम घर बैठे रहें, हमको पैसा मिलता रहे, काम भी नहीं करना पड़े। सरकारी हमको सब सब चाहते हैं सरकारी नौकरी, वो तो हो नहीं पाएगा। लेकिन जो भी है, अभी अच्छा समय है इसलिए वो एकदम मौके पे चौका मार रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो डेवलपमेंट वर्क है, उस पे फोकस कर सकें। अभी जो सुधार है, वो कानूनी सुधार जितना भी काम हो रहा है, उसमें ज़्यादातर कानूनी सुधार की ही काम हो रहा है। तो ये कानूनी सुधार का काम जो है अभी जल्द हो जाएगा, तो फिर बंगाल में तो ममता बनर्जी के पिछले 10 साल में तो कुछ काम हुआ ही नहीं 2016 के बाद। 2011 से 2016 में ममता बनर्जी ने कॉस्मेटिक डेवलपमेंट का काम किया था। सड़कें बनी थी, बिजली का काम हुआ था। पश्चिम बंगाल में तो सीपीएम के राज में हर जगह बिजली भी नहीं था। ममता बनर्जी ने पहले 5 साल में सच में कुछ न कुछ काम तो ज़रूर किया था। लेकिन बाद में वो पूरी तरीके से वो शिफ्ट हो गई, पैसा दो, वोट खरीदो। सिर्फ वोट खरीदने में वो व्यस्त हो गई, जिसकी वजह से सारा काम ठप हो गया। आज अगर कलकत्ता में आएँगे तो बिहार से खराब सड़क आपको कलकत्ता में मिलेगा। यहाँ से अब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर तो उड़ीसा में है। यहाँ स्कूलों की हालत देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे। यहाँ स्कूल वीरान पड़े हैं। सरकारी स्कूल में तो लोग भेजना ही नहीं चाहते हैं। इस तरीके का स्थिति है यहाँ बंगाल में। पूरे बंगाल में सिर्फ कलकत्ता या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या सिटी की बात नहीं, मैं गाँव की भी बात बोल रहा हूँ। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इस समय में जितना ज़्यादा हो सके इस तरीके का सुधार का काम कर सकें, ताकि बाद में ज़्यादा समस्या ना आवे। तो पंकज जी, वो जो पर्सनल लॉ कानून है, इसके अलावा 4-4 शादियों के हक हैं, वो सब करने वाले और मनमानी करने वाले लोगों का क्या हाल होगा? एक्सेप्ट कर पाएँगे इसको? नहीं करेंगे तो उनके पास ऑप्शन क्या है? सर यूसीसी में तो मुझे लगता है मुसलमानों को सर खुश होना चाहिए, क्योंकि वो तो मुसलमानों को समान दर्जा देने का हक देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हर आदमी को एक जैसा अधिकार होगा। तो मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए। मुसलमान तो समाज तो हर समय बोलता है कि साहब हमें कम मिल रहा है। हम पिछड़े लोगों में हमें गिना जाता है। ओबीसी तो ओबीसी में ममता बनर्जी ने भी उन लोगों को इंक्लूड किया था पिछड़ी जाति के तौर पे। तो मुसलमान हमेशा खुद को पिछड़ी जाति मानता था। तो मुसलमान को समान अधिकार बराबरी का हक दिया जा रहा है, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन समस्या कुछ और है। समस्या ये है कि वो पेनल जो कोड है उसमें वो धर्मीय कानून को नहीं चाहते हैं। उनका जो शरिया लॉ है वो स्पेशल लॉ चाहते हैं हर समय। वो बराबरी नहीं, वो स्पेशल चाहते हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं। समस्या इस जगह पे माइंडसेट इस जगह पे यहाँ समस्या है। हाँ, ये है कि अब हिंदू मैरिज एक्ट में एक शादी है, तो उनके मैरिज एक्ट में तो ज़्यादा शादी का वो इस इतने दिनों तक प्रावधान था। हाँ, ज़रूर वो छिनेगा। लेकिन उनको भी समझना चाहिए देश तो कानून से चलता है। वो खुद संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। तो संविधान और कानून उनको बराबरी का भी हक दे रहा है। तो 4 शादी करने से फ़ायदा क्या है? एक ही शादी कीजिए। बंगाल में तो मुसलमान का ज़मीन अगर कोई हिंदू लेता है तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन हिंदू की ज़मीन अगर कोई मुसलमान लेता है तो कोई समस्या नहीं है। तो ये जो पेच लगा हुआ है कानूनी पेच, तो ये कानूनी पेच इससे तो खत्म होगा। लोगों को खुश होना चाहिए कि हमें बराबरी का दर्जा मिला है, यूनिफ़ॉर्म दर्जा मिला है। हाँ, ये सही है कि जो लोग फ़तवा जारी करते हैं, जो लोग 4 शादी करने को इस्लाम में तो सर इजाज़त, फ़र्ज़ और सुन्नत इसका कैटेगरी है। वो इजाज़त को सुन्नत और फ़र्ज़ में तोल लेते हैं। समस्या इस जगह पे आ जाता है। इस्लाम में भी 4 शादी सुन्नत नहीं है, वो इजाज़त है। और उसमें भी जो जानकार है वो और अच्छा बता पाएँगे कि उसमें बताया गया है कि पहली बीवी से ये लेना पड़ता है, मतलब परमिशन लेना पड़ता है। सेकंड, थर्ड या फोर्थ मैरिज करने में। उसमें भी है बीवी अगर रोगग्रस्त हो जाए या बीवी को बच्चे ना हो, ये सब क्राइटेरिया है। लेकिन वो क्राइटेरिया को ताक पे रख के इजाज़त को फर्ज़ सुन्नत बना लेते हैं। समस्या इस जगह पे है। तो ये तो उनके रिलीजन की बात हो गई, लेकिन देश तो किसी धर्म के हिसाब से चलेगा नहीं, क्योंकि वही बताते हैं कि ये देश सेक्युलर है।
सबके लिए है, तो सबको समान हक मिलना चाहिए। उनको तो राज़ी बिल्कुल, खुशी इसको मान लेना चाहिए। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये ममता जी ने ऐलान किया है कि 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाएँगी, ये क्या है मसला? और वो कह रही हैं कि भले ही मेरे कार्यक्रम में 5 लोग आएँ पर मैं मनाऊँगी ज़रूर। तो ये इतनी डरी हुई क्यों हैं कि अब लोग नहीं आएँगे इनके कार्यक्रम में? 5 भी आए तो भी मनाएँगी? सर, सबसे पहला समस्या ये है कि ममता बनर्जी ने खुद कानून लाया था थ्रू पुलिस। कानून नहीं कहेंगे, पुलिस ने एक फरमान जारी किया था ममता बनर्जी के दौर में कि पूरा कलकत्ता उस समय जो 144 हुआ करता था, पूरा कलकत्ता 144 रहेगा। कहीं भी इम्पोर्टेंट प्लेस में आवाजाही में लोग बाधा किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम की दुहाई देकर या किसी भी पब्लिक गैदरिंग्स की दुहाई देकर आवाजाही को बाधित नहीं किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी के राज में ममता बनर्जी के लिए स्पेशल परमिशन होता था, बाकी विरोधियों के लिए नहीं होता था। सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए रोड़े अटकाए जाते थे। वामपंथियों को भी मिलता था परमिशन और सबसे ज्यादा मिलता था इस्लामिक रेडिकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको तो ज्यादा करके मिलता था। तो ममता बनर्जी का ही ये कानून था। शुभेंदु जी ने उसको एक्सटेंड किया है। तो ममता बनर्जी को अब वो क्यों खफा है? क्योंकि वो तो एकदम आवाजाही का जो केंद्र स्थल है धर्मतला में, वहीं पे वो करती थी रोड में। इतना बड़ा कोलकाता में मैदान पड़ा हुआ है, कोलकाता मैदान, ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड जिसको कहते हैं, जहाँ सारा बड़ा-बड़ा प्रोग्राम होता है। ममता बनर्जी वहाँ नहीं करती हैं। रोड ब्लॉक करके टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने वो उनका भाषण देती थी 21 जुलाई को। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रोग्राम जो था, ये कांग्रेस का था। कांग्रेस के लोग शहीद हुए थे। ममता बनर्जी कांग्रेस की लीडर उस समय हुआ करती थी। तो ममता बनर्जी ने उसी प्रोग्राम को बाद में हाईजैक कर लिया और शहीद दिवस उसको नाम दिया जाता था, लेकिन वो डांस प्रोग्राम बन गया था। पूरा बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को वहां पे लाके वहां एक्ट्रेस एक्टर एक्ट्रेस लोगों को नाचना गाना ये सब, वो एक्चुअली टॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जलसा बन के रह गया था। ममता बनर्जी को अभी डर इसलिए है, पहला बात है परमिशन का। पुलिस परमिशन देगी या नहीं, नहीं देने का ही चांस ज्यादा है, क्योंकि वो बीच सड़क के भी में अभी तो वो प्रोग्राम करने में मना ही है। रेड रोड अलग जगह है, लेकिन हार्ट ऑफ द सिटी धर्मतला में अगर प्रोग्राम करते हैं तो पूरा कोलकाता जाम हो जाएगा। ममता बनर्जी 15 साल से यही कर रही थी। परमिशन का इशू बन जाएगा। दूसरा है जो सबसे बड़ा जो अभी गुट है, वो ममता के साथ में है नहीं। ममता बनर्जी तो अब टीएमसी कालीघाट बंद कर रह गई है। क्षेत्रीय तो हाँ, छोड़ दीजिए, पूरी कलकत्ता की भी पार्टी नहीं है। कलकत्ता में एक वार्ड की पार्टी बनकर रह गई है, इतनी छोटी है। इसलिए ममता बनर्जी बोल रही है 5 लोग, 250, 200, 300 लोग आ सकते हैं, 1000, 2000 आएंगे, ज्यादातर लोग तो आएंगे नहीं। क्योंकि 15 साल में ममता बनर्जी लीकर, डीम भाग मतलब खाना पीना, पैसा, यही सब देके लोगों को बुलाती थी। पुलिस का एक डर रहता था। सबसे बड़ा टीएमसी के कैडर लोगों का डर रहता था। वरना जो कामगार लोग थे उनको उठा के वो जबरन ले जाते थे। रिक्शा पुलर को, टोटो वाले को, कोई भी खोमचे वाले को, या कोई बिजनेसमैन है, उन छोटे-छोटे बिजनेसमैन को डरा धमका के ले जाते थे। तो अब तो वो रहेगा नहीं, इसलिए अपोजिशन की पार्टी है। 250, 200, 300 लोग आ सकते हैं, 5 नहीं, 250, 300, 500, 1000 तक हम पकड़ के चलते हैं। तो ममता बनर्जी करेंगी, पहले परमिशन तो मिले वहां मंच बनाने का, कहीं गिरफ्तार ना हो जाए जबरदस्ती करने के चक्कर में वो। पंकज जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मज़ा आता है और दर्शकों को भी आनंद आता है। उनके जो कमेंट होते हैं वो बताते हैं कि और बहुत सारे लोगों ने ये आग्रह भी आपसे किया है कि आप हिंदी चैनल क्यों नहीं बनाते? आपकी हिंदी इतनी सर हिंदी अच्छी है। चैनल पहले बनाया था, उसके बाद सर मैंने बताया भी कि स्टूडियो का रेनोवेट करना था, स्टूडियो रेनोवेट हो गया, लेकिन उसके बाद एक फैमिली फंक्शन, मेरा तो आपको पता ही होगा, मेरा जन्म बिहार में हुआ था, तो वहाँ एक फैमिली फंक्शन मेरा था, मेरे एंसेस्ट्रल गांव जो है वहाँ पे, तो वहाँ मुझे जाना पड़ा। मैं परसों ही आया, अभी तक पूरी तरीके से सेटल भी नहीं हुआ हूँ। मेरा पूरा घर रेनोवेट हुआ था, क्योंकि 15 साल में यहाँ रह पाएंगे या नहीं, वो वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सरकार अगर नहीं आती तो भारत पे रहना ही मुश्किल होता, कहीं किसी और कंट्री में फिर जाना पड़ता। तो सारा काम ठप पड़ा था 15 साल से, तो सारा वो काम हुआ है अभी, वो मोटे तौर पे हो गया है पूरी तरीके से। 1-2 दिन में जरूर ये मैं शुरू कर दूंगा पूरी तरीके से, हिंदी वाला जो है पॉलिटिकल चलिए, डेली हिंदी। दर्शकों के लिए एक ये खुशखबरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी जुड़ने के लिए और थैंक यू सर, महत्वपूर्ण धन्यवाद। मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।